नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत 8 से लेकर 10 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को देखेंगे। देखिए, ये वीडियोस ना सिर्फ आपको 2022 के प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक न्यूज़ अगर 10 महीने पहले चर्चा में थी तो वो अब नहीं होगी। न्यूज़ जो है लगातार चर्चा में बनी रहती है, तो अगर आप इन वीडियोज़ को भी सुनेंगे, यहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, तो जो आने वाला एग्जाम है इसमें भी आपको मदद मिलेगी। और साथ ही जो आपका 2023 का एग्जाम होने वाला है, उसमें तो ये वीडियोस आपको इतना ज़्यादा मदद करने वाली हैं कि आप एग्जाम देंगे और फिर अपना रिजल्ट देखेंगे तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। देखिए, दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको 2023 के लिए प्रिपरेशन फुल फ्लेज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में करीब 1.5 साल की जो प्रिपरेशन है वो डिमांड की जाती है। एग्जाम की देखिए डिमांड ही ऐसी है। तो अगर 2023 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर आप वीडियोस को देखना शुरू कर दीजिए, और नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अदरवाइज जो पीडीएफ है वो अब हमारे द्वारा, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मांग की थी कि टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाए, तो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को हम उपलब्ध कराना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आपने अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमारे द्वारा करंट में जो चर्चा में इश्यूज रहते हैं उनको लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है इन्फोग्राफिक्स के रूप में भी शेयर किए जाते हैं। जो पुराने पीडीएफ हैं उनके लिए आप परेशान मत होइएगा, हमारी वेबसाइट पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हैं, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की तैयारी, आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि 1.5 साल का करंट अफेयर आप पढ़ लें। देखिए, पीसीएस का जो एग्जाम होता है और जो यूपीएससी का पेपर होता है, यहीं पर उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। पीसीएस के एग्जाम में एग्जाम से पहले के जो 4-5 महीने होते हैं, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन जो यूपीएससी है वो एकदम करंट की न्यूज़ पर फोकस ना कर कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर फोकस करता है, और जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग 1.5 साल 1 साल पुराने पूछे जाते हैं। देखिए, करंट में आपको न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। कई जगह पर देखिए सिर्फ न्यूज़ पढ़ाकर स्टूडेंट्स को भ्रमित किया जाता है, उससे बचिएगा। आपको जो ध्यान रखना है, चाहे वो आप यहाँ से कीजिए या कहीं और से कीजिए, मैं आपको इस बात के लिए बाध्य नहीं करूँगी कि आप कहाँ से पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए तो मैं इस बात के लिए आपको बाध्य जरूर करूंगी कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़िए। करंट अफेयर में भी बैकग्राउंड को क्लियर करके पढ़िए कि अगर ये न्यूज़ आज इस टाइम पर चर्चा में है तो इसका क्या बैकग्राउंड रहा होगा। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अवधारणात्मक समझ विकसित करने की आवश्यकता है तो उसकी समझ को विकसित कीजिए, होलसम चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए। इसी तरह जो बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज होते हैं, तो वो इश्यू क्या है सिर्फ ये मत पढ़िए, क्योंकि इश्यू क्या है ये कोई नहीं पूछेगा। उस इश्यू का बैकग्राउंड क्या है, उसका महत्व क्या है, लाभ क्या है, भारत की सरकार उसके बारे में क्या कुछ प्रयत्न कर रही है, भविष्य में उसके बारे में क्या कुछ हो सकता है। एक 360 डिग्री अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़िए, तभी जाकर जो यूपीएससी परीक्षा है इसकी डिमांड पर आप खरा उतर पाएंगे, और तभी देखिए कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम सिर्फ मेहनत ही नहीं मांगता, ये देखिए स्मार्ट मेहनत मांगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा वीडियो में देखिए सबसे पहला जो सेगमेंट होता है ये होता है न्यूज़ विद मैप का। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है बांध सुरक्षा अधिनियम। देखिए, बांध सुरक्षा अधिनियम ये चर्चा में क्यों है? दरअसल केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध को लेकर 12 मासी विवाद रहता है। केरल ये आरोप लगाता है कि जो तमिलनाडु है वो बांध का रख रखाव ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, और एक नए बांध की मांग निर्माण करने की वो करते रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु की तरफ से इस मांग को खारिज किया जाता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि केरल उनके ऊपर जो आरोप लगा रहा है उनमें कोई दम नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस 12 मासी विवाद का एक हल निकालने का निर्णय ले लिया है। उनकी तरफ से कहा भी गया है कि जो आप साल के 365 दिन इस चीज़ पर लड़ते रहते हैं, इस पर अब जो है रोक लगाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए देखिए ये जो बांध सुरक्षा अधिनियम है ये न्यूज़ में है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए ये अधिनियम क्या कहता है। ये कहता है अगर कोई बांध एक राज्य में स्थित है और दूसरे राज्य द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि 2 राज्यों के बीच इंटरेस्ट है किसी बांध का, तो देखिए उसके लिए जो राज्य बांध सुरक्षा संगठन है उसकी भूमिका कौन निभाएगा? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण NDSA निभाएगा। इसीलिए देखिए मुल्ला पेरियार जो है वो NDSA के अधिकार क्षेत्र में आता है।
समझते हैं। देखिए, बांधों की सुरक्षा के लिए, बांधों के रख रखाव के लिए राज्य बांध सुरक्षा समितियों के बारे में बांध सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कोई बांध ऐसा है जो एक राज्य में संचालित हो रहा है बट दूसरे राज्य के द्वारा भी यूज किया जाता है, तो क्योंकि वो दो राज्यों के इंटरेस्ट का पॉइंट बन गया है, तो उसमें जो राज्य बांध सुरक्षा समिति के कार्य होंगे वो कार्य कौन निभाएगा? वहां पर वो राज्य सुरक्षा समिति नहीं निभाएगी, बल्कि जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है वो जो है निभाएगा। यही देखिए मुल्ला पेरियार बांध वाले केस में भी होने वाला है। थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर आपको एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये केरला है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इदुक्की रिजर्वायर है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो ये कौन सा है आपका शुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मुल्ला पेरियार डैम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर जो है लोकेट है, ठीक है। तो लोकेशन आप थोड़ी सी समझ गए। इसके बाद देखिए इस अधिनियम में और क्या क्या बातें कही गई हैं या अधिनियम के प्रावधान क्या है, इनको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, अधिनियम देश में जितने भी निर्दिष्ट बांध हैं उनकी निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव के लिए प्रावधान करता है। यह अधिनियम एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति NCDS के गठन का प्रावधान करता है। ये समिति क्या करेगी? सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और साथ ही उस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक नियम होंगे उनकी सिफारिश करेगी। यानी कि आप समझ सकते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति ये पॉलिसी मेकिंग का काम करती है। इसके बाद देखिए अधिनियम देश में जो बांध सुरक्षा के लिए नीति और दिशा निर्देश और मानक हैं उनको लागू करने के लिए, इन सब कार्यों को करने के लिए एक नियामक संस्था के तौर पर किसकी स्थापना करता है? राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की। समझिएगा, जो समिति है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है, जो प्राधिकरण है वो एग्जीक्यूशन का काम करता है, जमीनी स्तर पर काम कैसे करना है। इसी तरह अगर राज्य सरकार पर यानी कि राज्य के स्तर पर बात की जाए तो राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर एक राज्य समिति का गठन किया जाएगा। इस चीज का भी ये प्रावधान करता है। तो तीन बॉडी के बारे में हमने समझा, तीनों बॉडीज के कार्यों के बारे में समझा, इनको जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए महत्व क्या है इसका, तो जो बांध सुरक्षा अधिनियम है सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश उनके लिए एक समान बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करता है, जिससे बांध की सुरक्षा में जो है बांध की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में भी पढ़ा था जो बांध से ही संबंधित था। जाकर जो पिछली वीडियोस है वहां पर ड्रिप को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, केंद्रीय तिब्बती राहत समिति। ये न्यूज़ में है। देखिए जब दलाई लामा ने अपना प्रवासन किया था तो बहुत सारे तिब्बती जो थे वो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज थी वहाँ पर बस गए थे, और भारत में भी बहुत सारे तिब्बती लोग रहते हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए जो केंद्रीय राहत समिति है, केंद्रीय तिब्बती राहत समिति, ये काम करती है और भारत सरकार द्वारा इसको देखिए बजटीय अनुदान दिया जाता है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दलाई लामा की जो केंद्रीय तिब्बती राहत समिति है इसको और नेक्स्ट 5 वर्षों के लिए जो कि 2025-26 तक बैठता है 40 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना को देखिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम एक तिब्बत का मैप देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और आप देखेंगे पूरा का पूरा नेपाल, भूटान और इंडिया तिब्बत के साथ और म्यांमार भी एक बॉर्डर शेयर करता है। अगर तिब्बत के साथ देखा जाए तो तिब्बत से हमारा बॉर्डर ज्यादा शेयर होता है, चाइना से कम, लेकिन क्योंकि तिब्बत चाइना का ही एक पार्ट है तो इसलिए हम इसको चीन का क्षेत्र जो है बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 2015 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। विभिन्न राज्यों में जो 36 तिब्बती बस्ती कार्यालयों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों के खर्चों को पूरा करने के लिए इस केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को 40 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान ये परियोजना है। तो किस लिए ये है ये मैं आपको वैसे भी समझा चुकी हूँ। अब देखिए भारत में तिब्बती, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। 1 लाख से ज्यादा तिब्बत शरणार्थी जो है भारत में बसे हुए हैं। कौन कौन से राज्यों में रहते हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में रहते हैं। 1959 में जब तिब्बत से दलाई लामा का पलायन हुआ था तब से तिब्बती शरणार्थियों का भारत आना शुरू हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम अपना सेकंड सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका पहला टॉपिक है स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना तो पुरानी है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने आपको बताया था कोई गवर्नमेंट स्कीम जिसको फिर से बजटीय अनुदान दिया गया, उसमें कोई चेंज किया गया हो
या उसमें कोई माइलस्टोन हुआ हो तो वो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए क्यों, स्टैंड अप इंडिया स्कीम कंप्लीट 6 ईयर, 6 साल इसने पूरे कर लिए हैं और 30,160 करोड़ रुपए का जो सैंक्शन दिया गया है, कितने अकाउंट को दिया गया है, लगभग 1,33,995 अकाउंट्स को। तो क्योंकि इसको 6 साल पूरे हो गए इसीलिए न्यूज़ में है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत क्या क्या हुआ है। करीब 1.33 लाख से अधिक नए रोजगार सृजनकर्ताओं और उद्यमियों को जो है सहायता प्रदान की गई है। और क्या हुआ है, करीब 1 लाख से अधिक जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लाभ मिला है। इसके अलावा देखिए 2022 तक कितना 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं। मतलब स्कीम ने अच्छा खासा काम किया है, तो हमारे लिए इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। न्यूज़ आपको पता चल गई। अब स्कीम के बारे में देखते हैं। देखिए आर्थिक सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और जो सीमांत सेक्शन होता है उनको ऊपर उठाने के लिए इस स्कीम को जो है सरकार लेकर आई थी। कब? 5 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। लक्ष्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला जो उद्यमी हैं उनको संस्थागत ऋण संरचनाओं का लाभ प्रदान करना। इसके तहत जो सिडबी और नाबार्ड है, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, इनके कार्यालयों को स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के रूप में जो है अभिनीत किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रखना है, इस योजना के तहत जो केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाएं होती है उनको ही देखिए लाभ मिलता है। अब ये ग्रीन फील्ड परियोजनाएं क्या होती है, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, टेक्निकल बिल्कुल नहीं जाएंगे। 2 तरह के प्रोजेक्ट्स मोटे तौर पर माने जाते हैं, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। देखिए जो परियोजना पहले से ही चल रही होती है, उसके लिए मंजूरियां मिल चुकी है, भूमि अधिग्रहण हो चुका है, काम चल रहा है, या किसी वजह से वो भी रुक गई है, अब उसके लिए थोड़ा और पैसा चाहिए, कोई और समस्या, मतलब जो चीज़ पहले से चली आ रही थी वो ब्राउन फील्ड परियोजनाएं होती है। लेकिन जब किसी उद्यम को, किसी वेंचर को, किसी स्कीम को, किसी आप कह सकते हैं परियोजना को आप एकदम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भूमि अधिग्रहण नया हो रहा है, सारी परमिशंस नहीं लेनी है, फंड नया एलोकेट हुआ है, लोन नया लिया गया, कोई भी ऐसी चीज़ एकदम न्यू हो रही है, एकदम स्क्रैच से, इसको ग्रीन फील्ड कहा जाता है। तो ये जो स्टैंड अप इंडिया है इसके तहत केवल ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को ही लाभ दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए योजना का उद्देश्य क्या है, हर एक बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी को विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में नई यानी कि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, उनसे कितना 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की बैंक ऋण सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो इसके लाभार्थी कौन कौन है और कितना लोन मिलता है, किस तरह की परियोजनाओं के लिए मिलता है, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, इसके अंदर कौन से 3 इंपॉर्टेंट योजनाएं काम कर रही है, इसका पीआईबी का एक इन्फोग्राफ है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तो हमने अभी पढ़ी स्टैंड अप इंडिया, दूसरी है हमारी प्रधानमंत्री जनधन योजना और तीसरी हमारी मुद्रा योजना। ठीक है, तीनों ही योजनाओं के बारे में पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम कर रही है और ये वो स्कीम है जिन्होंने भारत की महिलाओं को बेनिफिट किया है। अगर कभी मीन्स का प्रश्न लिखने को आ जाए कि महिलाओं के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो देखिए इन चीज़ों का आप अपने प्रश्न के उत्तर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन की जो आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक है, यूएनएचआरसी है, ये न्यूज़ में है। क्यों है? देखिए अब मैंने आपको बताया था रूस पर कुछ जो है मानवाधिकार जो होते हैं उनका हनन करने का आरोप लगा है और इसके लिए अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव से अब्सटेन किया, खुद को दूर रखा, लेकिन इसके बावजूद भी जो रूस है उसको दरअसल इस काउंसिल से बाहर निकाल दिया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ऑन मॉस्को सस्पेंशन फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बैठक आयोजित हुई, उसमें रूस को मानवाधिकार परिषद से यूएनएचआरसी से क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। देखिए 99 सदस्यों ने जो है पक्ष में मतदान किया था, 24 ने विरोध में, जबकि 58 ने तो भाग ही नहीं लिया था, जिनमें से भारत भी एक था। ठीक है, देखिए यहाँ यही सेम बात बताई हुई है कि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। अब हमारे लिए न्यूज़ तो ठीक है हमने पढ़ ली, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि यूएनएचआरसी
UNHRC से किसको निलंबित कर दिया गया था, बट UNHRC के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये हम पढ़ लेते हैं। देखिए 2006 में इसका पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन में क्यों कह रही हूँ, स्थापना क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि पहले से एक संस्था हमारे पास थी जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, लेकिन इसके प्रति क्या है, पक्षपात का आरोप लगता रहता था। तो इसी को पुनर्गठित करके 2006 में UNHRC की देखिए शुरुआत की गई। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 47 इसके वर्तमान में मेंबर हैं। और देखिए विश्व का चारों तरफ का भौगोलिक प्रतिनिधित्व हो, इस हिसाब से सीटों का जो आवंटन है वो प्रति वर्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है। हर सदस्य 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है और एक देश एक सीट पर अधिकतम कितनी बार 2 कार्यालय के लिए ही रह सकता है, कार्यकाल के लिए ही रह सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंगराज मंदिर। दरअसल जो उड़ीसा सरकार ने है उसने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस रखे थे, जिसमें से एक ये भी था कि जो मंदिर है उसके परिसर में कुछ खुदरा दुकानों का निर्माण किया जाए, कुछ इसी तरह की बातें थी। लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इस तरह का अधिनियम पारित करना आपकी विधायी शक्तियों के बाहर है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और वो ऐसा किस बेस पे कह रहे हैं, आइए समझते हैं। देखिए उड़ीसा सरकार से केंद्र सरकार ने कहा है कि भुवनेश्वर में अवस्थित जो 11वीं सदी का लिंगराज मंदिर है और उससे जुड़े हुए जो मंदिर हैं उनको एक विशेष कानून के तहत लाने संबंधी आपका जो अध्यादेश था वो राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से बाहर है। क्यों बाहर है, क्योंकि जो प्रस्तावित अध्यादेश है गृह मंत्रालय ये कह रहा है उसके कई प्रावधान हमारा जो एक एक्ट है प्राचीन संस्मारक को पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 इसका उल्लंघन करता है। दरअसल जो हमारा AMASR अधिनियम है इसके तहत इन 12 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का जो उत्तरदायित्व दिया गया है वो किसको दिया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को दिया गया है। तो क्योंकि वो इस एक्ट के अंदर आते हैं, ASI नोडल एजेंसी है, तो आप इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते इस तरह का। तो देखिए AMASR अधिनियम क्या कहता है कि किसी भी स्मारक का उपयोग किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता जो कि उसके चरित्र के अनुरूप ना हो, और अध्यादेश के तहत जो आप खुदरा दुकानों के निर्माण की अनुमति दे रहे हैं ये जो है मान्य नहीं है। इसके अलावा देखिए AMASR का अधिनियम ये भी कहता है कि निषिद्ध क्षेत्र क्या होता है, जो कि संस्मारक है उसका करीब कितना 100 मीटर क्षेत्र है, उसमें कोई भी नया निर्माण आप नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से जो 100 मीटर का क्षेत्र है इसमें पहले से ही जो बना हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन किसी नए निर्माण की परमिशन जो है नहीं दी जा सकती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब लिंगराज मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए शिव जी को ये समर्पित है, स्वयंभू शिव जी जो स्वयं से उत्पन्न हुए हो उनको देखिए माना जाता है भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। 10वीं शताब्दी में जो सोमवंशी राजा था ययाति केसरी उसके द्वारा इसका निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन 11वीं शताब्दी में जो राजा लाल तेंदु केसरी था उसने निर्माण को देखिए पूरा किया था। देउला शैली में ये मंदिर बना हुआ है और जो कलिंग स्कूल ऑफ आर्ट है उसका उद्भव यहाँ से माना जाता है। लाल पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और देखिए बताया गया है कि जो मंदिर वास्तुकला का एक चरम उत्कर्ष का ये प्रतीक है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नए चुने गए हैं, इनसे रिलेटेड है। देखिए जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसका जो अनुपम मिशन है उससे जुड़े हुए एक सन्यासी हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इनको देखिए UPSC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। 5 अप्रैल से इन्होंने अपना कार्यकाल है वो भी संभाल लिया है, ठीक है। अगर बात करें मनोज सोनी के बारे में तो वर्तमान में यानी कि 5 अप्रैल से पहले तक ये UPSC के सदस्य थे, मेंबर थे, और UPSC में नियुक्त होने से पहले 3 कार्यकालों तक ये कुलपति रह चुके हैं, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लगातार 2 बार रहे हैं, और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के कुलपति के रूप में भी इनका 2005 से कार्यकाल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि UPSC में नियुक्ति या बाकी चीजों के लिए
लिए किस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 316 है वो कहता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि संयुक्त आयोग या जो हमारा संघ आयोग है इनके मामलों में तो राष्ट्रपति, और अगर राज्य आयोग स्टेट पब्लिक कमीशंस जो हैं इनके मामले में राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो जब से उसने पद ग्रहण किया है तब से लेके 6 साल तक या फिर 65 वर्ष की उम्र तक वो जो है अपने पद को संभाले रखता है, दोनों में से जो भी पहला हो। और अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो उम्र जो है वो 62 साल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा सदस्य के रूप में पद धारण करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद वो क्या होता है, पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। ठीक है, अगर देखिए अनुच्छेद 317 क्या कहता है, वो कहता है कि किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना किस प्रक्रिया से होगा, वो 317 में दी गई है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो एज लिमिट दी गई है, कितने साल तक आप रह सकते हैं, ये सब जो है जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये न्यूज में है, क्यों? क्योंकि कैग के द्वारा अभी इसका देखिए ऑडिट किया गया है और कैग ने इसको लेकर काफी चिंता भी जताई है। यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है, कैग द्वारा जो आधार की नियामक संस्था है, ठीक है, उसका प्रदर्शन लेखा परीक्षण किया है और ये वित्त वर्ष 2015-19 4 साल की अवधि में किया गया था। जो कैग का ऑडिट है वो यूआईडीएआई में सिस्टम और प्रक्रियाओं की असंतोषजनक तस्वीर जो है आपको सामने पेश करता है। देखिए रिपोर्ट में क्या क्या मुद्दे उजागर हुए, एक तो डुप्लीकेट कार्ड या फेक कार्ड जो है जारी हो रहे हैं। इसके अलावा जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी निगरानी ठीक से नहीं की जा रही है। कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर तो सालाना ऑडिट कराने में भी विफल रहे हैं। निवास के प्रमाण के लिए कोई दस्तावेज नहीं। देखिए यूआईडीएआई जो है वो आवेदक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहता था या नहीं, ये पुष्टि कैसे करे, इस बात के लिए कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण या कोई प्रक्रिया निर्धारित उसने नहीं की है। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं पिछले 6 साल से भारत में था, तो आप कैसे साबित करोगे? इस तरह की कोई प्रक्रिया, कोई दस्तावेज जो है नहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा डाटा प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड जो है मुद्दे हैं। इस तरह का जो टॉपिक है आपका जो है मेंस में भी प्रश्न जो है बन सकता है, क्योंकि इस संबंधित मुद्दों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कब इसकी स्थापना की गई थी? 12 जुलाई 2016 को। कैसा निकाय? सांवैधिक एक निकाय, स्टैट्यूटरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी आधार वित्तीय और अन्य सहायकों पर सुविधाओं और सेवाओं के लक्षित परिधान अधिनियम, जिसको आधार अधिनियम 2016 भी कहते हैं, इसके तहत की गई थी। किसके अंदर ये काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसके अलावा देखिए शुरू में जो यूडीएआई की स्थापना की गई थी वो 2009 में योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में जो है की गई थी। ठीक है, देखिए अधिदेश इसका क्या है, जो ये है भारत के सभी निवासियों को आधार नामक 12 नंबर की एक पहचान संख्या जो है जारी करने का काम करता है। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। ये चर्चा में है, क्यों? देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने तीसरी पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट जो है नोटिफाई कर दी है। यहाँ पर देखिए इसके तहत 101 इक्विपमेंट जो है इन्होंने नोटिफाई कर दिए हैं और इनकी जो चीज़ें खरीदी जाएंगी वो केवल और केवल डोमेस्टिक इंडस्ट्री से जो है खरीदा जाएगा। इस लिस्ट में क्या क्या है? नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स है, लाइट टैंक्स है, स्मॉल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, एंटी शिप मिसाइल्स और बाकी चीज़ें भी हैं। देखिए समझते हैं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची क्या है। देखिए भारत क्या है, मेक इन इंडिया और साथ में डिफेंस पर इंपोर्ट को कम करने के लिए काफी काम कर रही है। तो इंडिया चाहता है कम से कम डिफेंस वाला जो एरिया है इसमें भारत क्या हो, आत्मनिर्भर हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत में बनाए जा सकते हैं, जिनके लिए हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको भारत में ही बनाया जाए और जो सेना है वो उनको भारत से ही खरीदे।
तो इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, एक लिस्ट जारी कर देता है जिसके तहत कुछ प्रोडक्ट्स के नेम मेंशन रहते हैं, वो आपको केवल और केवल जो स्वदेशी निर्माता हैं उनसे ही खरीदने पड़ेंगे। पहले देखिए इसी सूची को नकारात्मक सूची, नेगेटिव लिस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया और अब इसका नाम सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जो है रख दिया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, नकारात्मक सूची का मतलब भी यही है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो प्रोडक्ट्स, वो सर्विसेज आपको जो है स्वदेशी रूप से ही खरीदनी है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो सकारात्मक सूची का मतलब क्या है, सभी सशस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सूची में शामिल सभी 101 वस्तुओं की खरीद केवल किससे करेंगे, घरेलू निर्माताओं से करेंगे, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो निजी क्षेत्र अथवा जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उनके द्वारा किया जाएगा। मई 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 108 वस्तुओं की दूसरी नकारात्मक सूची भी जारी की थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और देखिए वो जो 108 वस्तुएं थी उनकी खरीद भी कहां से, स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी, समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, ये आता है विदेशी अंशदान वाला जो आपका अधिनियम है, इससे रिलेटेड आता है। FCRA पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। FCRA के बारे में आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होने से छूट नहीं पाएगी, हर एक चीज आपको समझ में आ जाएंगी। अभी देखिए न्यूज में क्यों है, एक्सप्लेन किया गया है कि FCRA में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ने उनको वैलिड कहा है, उनको अपहेल्ड रखा है कि भाई ये ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो FCRA 2010 में किए गए, 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स थे उनको जो है बरकरार रखा है। ये जो संशोधन किए गए थे, ये जो भारत में काम करने वाली संस्थाएं हैं जो विदेशी अंशदान को प्राप्त करती है, उसके उपयोग पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए किए गए थे। क्या क्या थे, एक एक कर समझते हैं। देखिए जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने निम्नलिखित संशोधनों को चुनौती दी थी। पहला क्या है, अधिनियम की धारा 7 में संशोधन। इसके तहत ये कहा गया था कि कोई संस्था अगर विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है तो वो किसी दूसरी संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकती, आपको मिला है आप ही यूज कीजिए। दूसरा देखिए धारा 8(1)(b), इसमें संशोधन। इसके तहत ये कहा गया था कि जो अनुदान आपको मिल रहा है इसका केवल 20% ही आप प्रशासनिक खर्चों पर खर्च कर सकते हैं। पहले सीमा 50% थी, अब इसको 20% कर दिया गया, बाकी का 80% आप कामकाज के लिए खर्च कीजिए। धारा 11(2) ये क्या कहती है कि अगर सरकार किसी संगठन को उसके संदिग्ध उल्लंघनों की जांच के लिए देख रही है तो विदेशी योगदान का उपयोग नहीं करने का निर्देश दे सकती है। मान लीजिए आपके संगठन पर सरकार कुछ जांच कर रही है, लग रहा है कि आप कुछ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो आपको अब तक का जो धन मिला है उसका आप उपयोग ना करें, इस पर जो है रोक लगा सकती है। फिर देखिए धारा 12 और 17, इसमें कहा गया था कि जो FCRA के अंदर जो पैसा मिल रहा है वो आपको अनुसूचित बैंकों की निर्दिष्ट शाखा में जो खाता है, यानी कि जो बैंक है, डेजिग्नेटेड कुछ बैंक्स बताए गए हैं, उनकी जो अंदर आपने अपना अकाउंट खोला गया है उसी में मिलना चाहिए। और इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली वाली जो शाखा है उसको अधिसूचित किया गया था। इसमें एक नई धारा भी जोड़ी गई है जिसका नाम है 12(a), जिसमें यह कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो प्रमुख पदाधिकारियों का आधार नंबर प्राप्त करने के लिए भी कह सकता है। तो देखिए याचिकाकर्ताओं ने कहा था भाई ये सब हम नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार जबरदस्ती कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानना पड़ेगा, सब ठीक हो रहा है, ठीक है। तो FCRA के बारे में डिटेल से जानने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चिकित्सा पंजीकरण। इसके लिए देखिए मसौदा दिशा निर्देश जारी हुए हैं, एक एक कर समझते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, ठीक है, इसने क्या किया है, जो डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिसेस करते हैं उनको रजिस्टर करने के लिए जो है कुछ दिशा निर्देश, कुछ रेगुलेशंस जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जो भारत में चिकित्सक हैं उनकी पंजीकरण प्रक्रिया एक जैसी हो, एक समान हो, ये इसका उद्देश्य है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, व्हाट आर द ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स प्रपोज्ड बाय NMC,
ठीक है, अब नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। इसके बाद देखिए वो क्या क्या दिशा निर्देश हैं। सबसे पहला तो विशेष आईडी, दरअसल एक राष्ट्रीय मेडिकल रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें जो है नीट या फिर जो अन्य पेशेवर योग्यताओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्र होंगे वो रजिस्टर होंगे और उनको एक विशेष आईडी दो है दी जाएगी। इसके अलावा विदेशी डॉक्टरों को अनुमति दी जाएगी। वो विदेशी डॉक्टर जो भाई यहाँ पर इंडिया में जो है आना चाहते हैं अध्ययन के लिए, उनको जो है सुविधा उपलब्ध कराता है कि आप भी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा जो नेक्स्ट है, इसके बारे में भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई जब आपका जो है मेडिकल जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो जाएगा, एमबीबीएस की डिग्री आपकी पूरी हो जाएगी, जो अनिवार्य इंटर्नशिप है वो आपकी पूरी हो जाएगी, तो आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है पास करना पड़ेगा और इसके बाद ही आप नेशनल मेडिकल रजिस्टर में जो है रजिस्टर होंगे। और देखिए अभी ये नहीं आया है, नेक्स्ट एग्जाम जो है गवर्नमेंट 2024 से इसको आयोजित कराने की उम्मीद कर रही है और जब तक ये एग्जाम नहीं आ जाता तब तक जो मौजूदा गाइडलाइंस है वही चलती रहेंगी, इसके बाद से चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक जो कि वर्ल्ड जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये चर्चा में है। क्यों है? देखिए फूड प्राइसेस हिट रिकॉर्ड हाई इन मार्च, यूएन एजेंसी सेज। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है जो विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है, वो मार्च में औसतन कितने अंक पार कर गया था? 159.3 अंक, और इसने 11 साल पहले का जो रिकॉर्ड था दरअसल 2011 में 137.6 अंकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपके लिए बस इतना है कि ये जो सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब थोड़ा सा एफओ के खाद्य मूल्य सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। 1996 में जो वैश्विक कृषि वस्तु बाजार है इसमें किस तरह की गतिविधियां चल रही है उसमें देखिए आप कह सकते हैं निगरानी रखने के लिए इसको पेश किया गया था। इसमें क्या होता है, खाद्य वस्तुओं की जो बास्केट होती है उसमें इंटरनेशनल लेवल पर मंथली क्या चेंजेस आ रहे हैं उसका ये एक मापक है। अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी के बास्केट मूल्यों में परिवर्तनों को ये नापता है। आधा वर्ष की बात की जाए तो 2014-16 इसका बेस ईयर है और इसी के बेस पर ये महंगाई को मापता है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल आपको ये पता होनी चाहिए, निकाला किसके जाता है, एफओ के द्वारा, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं शॉर्ट न्यूज़ की, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना पड़ता। देखिए आरबीआई ने भी मौद्रिक समीक्षा की है और इसमें देखिए 11वीं बार लगातार जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य नीति दर जो कि रेपो रेट होती है उसको 4% पर रखने का निर्णय लिया है, जो कि अपरिवर्तित है, पहले भी इतना ही था। इसके अलावा देखिए रिजर्व बैंक ने जो मुद्रास्फीति के उन्होंने पहले अनुमान लगाए थे उसको भी चेंज कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था 4.5% तक महंगाई रहेगी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं 5.7% तक हो सकती है। हालांकि ये फिर भी जो हमारा 6% का महंगाई का बैंड है इसके अंदर रह सकता है। अगर आप WICPI के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी एक वीडियो हमारे द्वारा ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है, कहाँ? नई दिल्ली, ओखला में, इतना बस ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया गया था। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संस्था है WHO है वो जिस दिन इस्टेब्लिश हुआ था उसके स्थापना वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अश्वनी वैष्णव समिति, ये देखिए न्यूज़ में है, इतना ध्यान रखिएगा। अश्वनी वैष्णव समिति सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए देखिए सिफारिशें देने के लिए लाई गई है, ठीक है। और समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री अश्वनी वैष्णव करेंगे, ठीक है। और ये देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन जो है प्रदान करेगी। इसके बाद इंडियन टेंट टर्टल, ये देखिए न्यूज़ में है, दरअसल इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ये प्रजाति भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में मूल निवासी के रूप में मिलती है और ये भारतीय
छत कछुआ इंडियन रूफ्ड टर्टल के समान है। अगर IUCN स्टेटस की बात की जाए तो ये लीस्ट कंसर्न्ड वाली कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बैजयंत पांडा समिति, ये भी न्यूज़ में है। ये देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति है जो बताएगी कि जो NCC कैडेट हैं वो राष्ट्र निर्माण में और ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे अपना कार्य कर सकते हैं, इस बारे में जो है उपायों के सुझाव देगी। तो यहाँ तक देखिए हमने अपनी शॉर्ट न्यूज़ देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कुथीरन सुरंग। देखिए, भारत में केरल राज्य का जो त्रिशूल जिला है उसमें कुथीरन में निर्मित की जाने वाली एक ट्विन जो है ट्यूब सुरंग है। ठीक है, राजमार्ग 544 पर स्थित है। स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। देखिए, सड़क परिवहन के लिए ये केरल की पहली सुरंग है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी 6 लेन सड़क सुरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो 1.6 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये पीछी वजहानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उससे होकर गुजरे, इसके लिए डिज़ाइन की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है जितने भी इश्यूज से हमने अच्छे से कवर किए हैं तो इनको रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी मेरी पूरी संस्कृति IAS टीम की तरफ से आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।